ARY पे एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जिसका नाम है डॉक्टर बहू। इसमें क्या दिखाना चाह रहा है राइटर, कोई एजेंडा है इनका? देखी तुमने हमारी चॉइस, शी इज अ डॉक्टर एट हार्ट। मुझे चैलेंज करेगी या ये आउट ऑफ द नॉर्म है, मैं उस कहानी को चूज करती थी जब मेरे सामने आती थी। पता नहीं क्यों, जब पहले ऐसे नहीं था, इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि फीमेल एक्ट्रेस को देखने के वो जीरो साइज हो और वो इतनी उम्र की हो। Yes. ये बड़ी एक जाहिलाना किस्म की सोच है। आपको काम सिर्फ व्यूज और रेटिंग्स के लिए नहीं करना चाहिए। कहानी कितनी पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है, दैट रीजन इज इनफ कि मैं ये कहानी बनाऊं। तुम क्यों बिला वजह हर फॉर्मेलिटी से गुजरना चाहती हो, जब खुदा ने तुम्हें एक प्रिविलेज फैमिली में भेज ही दिया है। डॉक्टर शाहनवाज का कैरेक्टर है, अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो लेयर्स हैं और इनके जरिए जो कम्युनिकेट किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शाहनवाज इज अ क्लासिक नार्सिसिस्ट। ही वांट्स कि मैं जो कह रहा हूँ वो काम करो। ये घर मेरा है और इसमें रहने वाले सब लोग मेरी बात मानते हैं। ये तो फिर गुलामी का रिश्ता हुआ ना। मरीना का जो कैरेक्टर वो कहती है कि जो आपने गलत सही का जो डाल दिया है ना अपनी बेटी में, ये इसको मार के छोड़ेगा। ना तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो रही है ना तुम्हारा नाम। मुझे लोग पलट पलट कर देखते हैं इस हॉस्पिटल में। दूसरी जो बहू है उसकी मैरिज सेव करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं उसमें भी एजेंडा है, कुछ लोग कह रहे हैं देखो एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है, तो एटलीस्ट ग्रे एरिया तो आ रहा है कहीं ना कहीं। जब आप क्रिटिसिज्म देखते हो, बहुत दफा मैं खुद कहती हूँ आय हाय फिट्टे मुंह। बताएंगे, थोड़ा सा स्पॉइलर देंगी इसमें क्या होगा आखिर में? अरे कभी नहीं, अभी आप देखें रेटिंग्स क्यों गिरवा रही हैं। ज़माने से हमारे घरों में ये डिस्कशन चलता रहता है कि लोगों को या तो डॉक्टर बहुएं चाहिए होती हैं या फिर वो अपने घरों में डॉक्टर बेटियां पाल रहे होते हैं जो कि कहीं जाके डॉक्टर बहुएं बने। ये डिस्कशंस तो चल ही रहे थे, लेकिन आजकल ये हर दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट की जीनत बने हुए हैं क्योंकि ARY पे एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जिसका नाम है डॉक्टर बहू, जिसमें कुबरा खान डॉक्टर बहू का किरदार अदा कर रही हैं, वो दिखाया जा रहा है। बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं ये इसकी कहानी के बारे में, इसकी डायरेक्शन के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में, इस कैरेक्टर के अराउंड जो कैरेक्टर है उसके बारे में। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टेम हुई, इनका मकसद क्या है, इसमें क्या दिखाना चाह रहा है राइटर, कोई एजेंडा है इनका या फिर क्या है, वो सब कुछ अगर आपको हम ये कहें कि उस शख्स से बात करके बताएंगे जिस हुज़ द ब्रेन बिहाइंड दिस। सो आज हमारे स्टूडियो में है महरीन जब्बार, येस द वेरी महरीन जब्बार, द OG डायरेक्टर। और इनके साथ मज़ीद बात करने से पहले आप पहले जाएं मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बड़ी तारीफें करती हैं। नहीं, मैंने कम OG की, वो बस हाँ वो इंट्रो के प्रेशर में मैंने कम तारीफ की। आई वुड हैव डन नहीं, मोर thank बट you. आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Thank you. और आपने उस ज़माने में बहुत से ऐसे नुआंस टॉपिक्स, चाहे वो फ्रेंडशिप से रिलेटेड हों, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हों, सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड हों, आपने बहुत पहले ही उस पर काम करना शुरू कर दिया। जो बातें आज मेन स्ट्रीम पर आई हैं और लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो आपने उस वक्त दिखा दिया जब लाइक इन 90s, मिड 90s, अर्ली 90s आप उस पर काम कर रही थी। लास्ट सेंचुरी। बट इट इज़ व्हाट यू हैव डन। Yeah. आप यू थॉट ऑन दोज लाइंस और आपने उसके बारे में काम किया। मुझे सबसे पहले तो महरीन ये बताएं कि डू यू फील लाइक एन आउटलायर? नॉट रियली, बिकॉज मुझे भी अब इतने साल हो गए कि 90s में मैंने शुरू किया, तो अब समझो कि 30 साल हो गए रफली। तो उसमें अगर मैं अभी तक आउटलायर हुई तो किसी तरह मैं आई वुड से कि एक मिक्स है कि सिस्टम के अंदर रह के काम भी बहुत किया है और उस सिस्टम के अंदर ही काफ़ी बाकी चीज़ें भी कही हैं, सही बट सिस्टम के अंदर ही कही हैं। सही। सो ये थोड़ा सा कि आई वुड रियली लव टू लर्न दैट फ्रॉम यू एज वेल कि आपका अपना जो एक आपकी स्पेशल टच है वो हमेशा रहा है आपके काम में, चाहे आपने पाकिस्तानी ड्रामे बनाए या फिर जो क्रॉस कॉन्टिनेंटल ड्रामे आपके बने अमेरिका में और यहाँ पाकिस्तान में मिक्स होते थे या जस्ट अमेरिका बेस्ड होते थे, उन सभी में जो है आपने एक बहुत डिफरेंट कहानी, बहुत नुआंस्ड सब्जेक्ट्स, बहुत ऐसी चीज़ें जो कि जो रियल लाइफ इश्यूज़ हैं। इवन जैसे अगर हम जैक्सन हाइट की भी बात करें तो मतलब हमेशा वो ग्लैमरस अमेरिका ही दिखाया जाता था, सोचा था मतलब एक आदमी को, एक आम आदमी को नहीं पता था कि अमेरिका की ज़िंदगी कैसी होती है। वो तो सबको ये ज़हन में था ना, अमेरिका गए वहाँ पे पेड़ों में पैसे लग रहे होंगे वहाँ से वो, बट यू एक्चुअली शोड के क्या होता है, किस किस्म की हैं, और वो और स्पेशली जो पाकिस्तानी या फिर देसी जो फैमिलीज़ हैं उनके क्या स्ट्रगल्स हैं एंड ऑल दैट। सो बहुत मुझे ये बहुत करेजियस काम मुझे लगा कि जो चीज़ मेन स्ट्रीम नहीं हो रही वो आपने किया।
सो इट इज़ ट्रू आई रियली वांट टू मतलब कैसे हाउ वर यू एबल टू जैसे आपने कहा सिस्टम में रह के किया हाउ वर यू एबल टू नेविगेट दैट यू हैड एलाइज यू हैड फ्रेंड्स और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट देखिए एक डायरेक्टर जो होता है वो अकेला कुछ नहीं करता ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है तो आई बीन ब्लेस्ड के मेरे राइटर्स इतने अच्छे रहे जिनके साथ मैंने किया है मे बी मेरी जो एडवांटेज या जो खूबी है कि मैंने चूज़ अच्छा किया है बट स्क्रिप्ट्स तो ऑब्वियसली राइटर्स लिखते हैं एंड आई बीन ब्लेस्ड के वो थ्रू आउट नॉट ऑल द टाइम बट मोस्टली आई फील के वहाँ से मेरी एक फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है देन ऑब्वियसली आपके आगे प्रोड्यूसर्स जो बिलीव करें स्टोरी में जी और आपको अलाउ करें कि ये आप बताएं और उसको ऑन एयर करें देन कम्स ऑब्वियसली द एक्टर्स सो एक पूरा एक बॉडी ऑफ यू नो पीपल है इट्स नॉट जस्ट मी एज आई सेड मेरा सिर्फ यही है कि मे बी आई नो सम मोस्टली मैंने बहुत गलतियां भी की हुई हैं काफ़ी फ्लॉप और बुरे प्रोजेक्ट्स भी किए बट आई थिंक मुझे बस एक वो था कि आई थिंक इस तरह की कहानी जो मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ मुझे चैलेंज करेगी या ये आउट ऑफ द नॉर्म है मैं उस कहानी को चूज़ करती थी जब मेरे सामने आती थी ट्रू और आई थिंक कि शायद वो बॉक्स ऑफिस क्या होता है टीवी का क्या होता है जो फ्लॉप रेटिंग्स जो हैं वो फ्लॉप हुए होंगे बट आई एम श्योर यू डिड व्हाट वाज द राइट थिंग सही बात की होंगी आप ज़ाहिर इट वाज द सेम जहरीन जब्बार जिसका एक प्रोजेक्ट हिट हो रहा था और एक फ्लॉप हो रहा था तो वही चीज़ें होंगी मे बी इट नॉट रेजोनेट सो ये भी होता है बट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दोज प्रोजेक्ट्स आई थिंक देखें यू राइट बिकॉज कभी कभी आप सोचते हो कि ये कहानी डेफिनेटली लोगों से रेजोनेट करेगी और इसकी तो रेटिंग्स आएंगी या यूट्यूब व्यूज़ आएंगी नहीं आती ऑब्वियसली बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है बट एट द एंड ऑफ द डे आपको काम सिर्फ व्यूज़ और रेटिंग्स के लिए नहीं करना चाहिए एंड द गुड थिंग इज़ जब मैंने शुरू किया ऐसी चीज़ें थी नहीं उस ज़माने में ना सोशल मीडिया था ना चैनल्स भी 2-3 ही थे एक पीटीवी था एक एनटीएम था फिर उसके बाद 2000 के बाद सब आए सो उस वक्त हमें जो वही था बेसिस हमारा था मेरा और दूसरे डायरेक्टर्स का वो ये था फोकस ऑन गुड स्टोरी टेलिंग कहानी कितनी पावरफुल है इम्पैक्टफुल है एंड उस रीज़न दैट रीज़न इज़ इनफ कि मैं ये कहानी बनाऊँ नॉट के अब लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको रेटिंग्स आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते बहुत सारे रिसेंटली प्लेज आए हैं जो अनकन्वेंशनल हुए हैं जिनकी रेटिंग्स यू नो हैव बीन थ्रू द रूफ एक एग्जांपल होगा परवरिश फॉर एग्जांपल उसमें यंगस्टर्स की कहानी वो इतना कोई ना ग्लैमर ना यू नो बिग नेम्स ह्यूज हिट राइट सो आप ऑडियंसेस को इतना फॉर ग्रांटेड ना लें कभी कभी वो सरप्राइज भी कर देते हैं ट्रू और फिर मेरे ख्याल में जो दिल से बनाई जाती है चीज़ और जिसमें आप अपना एफर्ट पूरा डालते हैं फिर वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होता है उसका आपको नज़र आता है अफेक्ट उसमें माशरे पे सो रियली ट्रू वी वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स योर रीसेंट प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है डॉक्टर बहू का हम बीच बीच में आपकी ज़िंदगी के हवाले से भी क्वेश्चन करते रहेंगे लेकिन हम डॉक्टर बहू पे भी बात करेंगे ये बताइए आया कहाँ से आइडिया डॉक्टर बहू आपके जहन में मेरा नहीं है अच्छा, मेरा बिल्कुल आइडिया नहीं है ये है सनम मेहदी ने लिखा है ये और ये हुमायूं सईद और वहाँ की प्रोडक्शन कंपनी जो उसकी है सिक्स सिग्मा वहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये एंड मुझे हुमायूं ने इसका एक रफ एक बताया था कोई 3-4 साल पहले कि मैं कुछ सोच रहा हूँ उस वक्त आई थिंक स्क्रिप्ट हुई नहीं थी एंड देन सनम ने उनके साथ हुमायूं एंड नदीम बेग जो है ना सिक्स उनके साथ डेवलप की ये स्क्रिप्ट एंड मैं उस स्टेज पे आई जब ऑलरेडी आई थिंक 18 to 20 हो गई थी एपिसोड एंड उस वक्त मैं सीरियल्स नहीं कर रही थी क्योंकि 8 साल पहले मैंने लास्ट लॉन्ग सीरियल किया था सो मुझे वो था बड़ा उलझन हो रही थी कि या 5 महीने 6 महीने काम और ये वो बट नदीम बेग ने मुझे कन्विंस कर करके तो अब टाइम आ गया करो ये अच्छी स्क्रिप्ट है सो देन आई डिसाइडेड टू रीड इट एंड जब मैंने पढ़ा आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज ऊपर से टाइटल डॉक्टर बहू है एंड आई थॉट पता नहीं यू नो सास भी कभी बहू थी टाइप होगा बट इट सरप्राइज मी बिकॉज इतने लेयर्स हैं इन कैरेक्टर्स में इतनी कहानियां हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर बहू सो समटाइम्स लोग कहते हैं ना कि ये उन लोगों की कहानी है जिनको घर बिठा के फिर उनकी डॉक्टरी ख़त्म कर देते हैं इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स लॉट्स ऑफ अदर ईच कैरेक्टर हैज़ एन आर्क चाहे वो फुप्पो हो जाए चाहे वो सानिया की माँ हो जाए चाहे वो शाहनवाज हो चाहे वो फरहीन हो सो सब एक्टर्स कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा आई फेल्ट वर डेवलप्ड जो नहीं होता यूजली सीरियल्स में बड़ा एक स्टेरियोटाइप या ब्लैक एंड वाइट लिखा जाता है
सो वो मुझे वो अपील किया क्योंकि मेरे लिए कैरेक्टर्स वो इंटरेस्टिंग होते हैं जो फ्लॉड हों, जिनमें खामियां हों और सिर्फ अच्छे ना हो और सिर्फ बुरे ना हो। ट्रू। अभी जैसे आपसे बात भी हुई थी दाम के बारे में, जिसमें भी उस जो कैरेक्टर आपने जब क्रिएट किए थे, उसमें डायरेक्ट किए थे, उसमें भी ऐसे ही था कि हमेशा हमारा दिमाग और स्पेशली लिटरेचर में और मीडिया पे ये देखने का आदी है कि या तो ब्लैक हो या वाइट हो, और फिर हम लोगों को भी उसी तरह डब्बों में बंद कर रहे होते हैं। लेकिन दिस अप्रोच एक्चुअली टेल्स कि एक ही इंसान के अंदर जो है वो डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं। वो बाज़ों का इनहेरेंटली ईविल भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो कल्चरल कंडीशनिंग है जो कि उसको ऐसा बना रही है, एंड मे बी समथिंग कम्स इन देयर लाइफ एंड दे कैन चेंज, दे कैन हैव अ कैरेक्टर आर्क, और ये भी सब कुछ हो सकता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मेरे लिए जो 2-3 थीम्स इसमें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और अगर मैं कहूँ कि 2 कैरेक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा, एक तो ऑफ कोर्स कुबरा खान का कैरेक्टर और दूसरा जो डॉक्टर शाहनवाज का कैरेक्टर है, ये 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो लेयर्स हैं और इनके ज़रिए जो कम्युनिकेट किया जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर हम पहले डॉक्टर शाहनवाज के कैरेक्टर के बारे में पहले बात करें, हाउ वुड एज अ डायरेक्टर यू डिफाइन इट, और फिर मैं बताऊंगी कि मैंने क्या उसको परसीव किया, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट कैरेक्टर। So Dr. Shahnawaz is a classic narcissist, ठीक है? वो he thinks कि जो कुछ है वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। उसके लिए एक बड़ा एक रेजिमेंटेड, और जो वो चाहता है एक फैमिली जैसे रन हो वो उस तरह हो, उसके रूल्स से। इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस उसके लिए इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है। दैट्स वाई जो एक बागी उसका बेटा है सलमान, वो उससे उसका हर वक्त टकराव रहता है, बाकी सब उसके उसमें ढल गए हैं। तो बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ही इज़ नॉट एन ईवल कैरेक्टर, बिकॉज आप किसी भी कैरेक्टर को, जैसे जब शहजाद नवाज प्ले कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी तो आप बिल्कुल इस बुरे हैं, आप में कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है, एंड दैट्स नॉट हाउ ही प्लेड इट ऑल्सो, बिकॉज कुछ जगहों पे वो दिखाता है, अभी हमें पता नहीं कि क्यों वो अपनी दूसरी जो बहू है उसकी मैरिज सेव करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं उसमें भी एजेंडा है, कुछ लोग कह रहे हैं देखो एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है, तो एटलीस्ट ग्रे एरिया तो आ रहा है कहीं ना कहीं। मे बी वो चाह रहा है कि उसका जो बेटा है सलमान, वो अगर ये स्ट्रक्चर्ड एक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए हॉस्पिटल में, उसका करियर बेहतर हो जाएगा। सो इन हिज हेड वो ठीक कर रहा है, बट ऑब्वियसली हिज ईगो इज एज बिग एज the highest mountain, और वो हर बात मैं पे आती है उसकी। सो दैट इज दैट कैरेक्टर, और जब उसको कोई भी नार्सिसिस्ट को कन्फ्रंट करता है तो सबसे उन पे जो वो एक मजे की टकराव जब भी हो रही है। ट्रू। अच्छा, इसमें जो मेरा भी परसेप्शन समवट सिमिलर ही है, एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि इट्स नॉट, ये कैरेक्टर सिर्फ एक उस फैमिली की उस डायनामिक को नहीं पोर्ट्रे कर रहा है, बल्कि हाँ, एज अ सोसाइटी हमारे पास जो बहुत सारी कल्चरल कंडीशनिंग है और जो एक पेट्रियार्कल सेटअप है हमारी सोसाइटी का, बिकॉज थोड़ा हम थक भी गए थे, और थोड़ा सा ये ज़्यादती भी थी कि इट हैज़ ऑलवेज बिन, ऑल द ड्रामाज, ऑल द लिटरेचर, एवरीथिंग इट हैज़ बिन अबाउट सास बहू, सास बहू, सास बहू। ट्रू, द सास आफ्टर अ सर्टन टाइम वो उसकी इनेबलर हो जाती हैं उस सिस्टम की, और वो उसके से फ़ायदा भी उठाने लगती हैं और दूसरों को प्रेस कर रही होती हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। बट वो जो अब्बा अच्छे होते हैं ना, कि सारा अब्बा साइड में कोने में बैठे देख रहे हैं, उनकी मर्जी की सब हो रही है, लेकिन अब्बा अच्छे हैं। सो आई एम रियली ग्लैड दैट यू एक्चुअली पोर्ट्रेट के नहीं अब्बा कि उस पर आप देखें कि अब्बा क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे पिछला जो एक सिमिलर जिस ड्रामे से लोग मिला रहे हैं वो है नूरजहाँ, जिसमें अगेन सेम सास और बहू की जोड़ी उसमें भी मौजूद थी। तो उसमें ऑफ कोर्स इट वाज नो, उनमें कोई अब्बा थे ही नहीं, इट वाज जस्ट सास एंड बहू ना, पर यहाँ पर एक अब्बा का एलिमेंट है, एंड दैट इज़ एक्चुअली बता रहा है कि सोसाइटी में किस तरह से नार्सिसिस्टिक और पेट्रियार्कल वैल्यूज़ जो हैं वो इनग्रेन्ड होती हैं। हमें बहुत सी चीज़ें जो है महरीन इसमें वियर्ड इसलिए लग रही हैं, डॉक्टर बहू की या कुबरा खान की जो बातें वो कह रही हैं, हमें वो वियर्ड इसलिए लग रही हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा कंडीशन हो चुके हैं इस चीज़ को देखने में, और हमें लगता है कि नहीं ये तो सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए, इसी तरह से बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं या ओपिनियंस उनको स्टैफल होना चाहिए, और अब्बा का यही रोल होता है। और इज़्ज़त का तकाजा ये है कि अब्बा को जो है इस तरह से ही एक्सेप्ट किया जाए उनकी अच्छी बुरी बात को। और जो आपने कहा कि क्लासिक केस ऑफ नार्सिसिज्म पोर्ट्रे हो रहा है, तो दैट्स आल्सो ट्रू, क्योंकि वो भी यही करते हैं, एंड नार्सिसिस्ट्स आर वेरी इमेज कॉन्शियस एज वेल ना। तो मे बी कोई एजेंडा हो सकता है बहू की शादी बचाने के पीछे, और ये भी हो सकता है कि लोगों के सामने मेरी फैमिली जो है वो परफेक्ट रहे,
कि मेरी जो है कोई मसला नहीं है, तलाक नहीं हो सकती मेरी बेटी की, वो इतनी ज़बरदस्त बहू है मेरी एंड एवरीथिंग, सो वी आर हैप्पी फैमिली। उनको ये भी पोर्ट्रे करना है। बिल्कुल। और उनका ये पेट्रियार्की जिस तरह सनम ने लिखी है वो भी मज़े की है, बिकॉज़ उनकी वो मार-धाड़ वाली और चीखम चिल्लाने वाली नहीं है। वो बहुत सटली करते हैं। अभी जैसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि सानिया को पागल हो गई या मेडिटेट कर रहे हैं, इरिटेट हो रही है, बट आप भूल गए उन्होंने क्या-क्या किया। एक सिंपल चीज़ है, जैसे रेजिडेंसी का केस था, राइट? अब लोग कह रहे हैं क्यों वो इंसिस्ट कर रही है कि वो रुबीना के हॉस्पिटल में करेगी, क्यों नहीं अपने ससुर के। भाई एक लड़की आई है, उसका ड्रीम रहा है, उसकी एक मेंटोर, एक आइडियल रही है डॉक्टर रुबीना। तो जब वो पढ़ रही थी, बिफोर शी डिसाइडेड कि मैंने शादी करनी है, मुझे वहाँ करना है, तो अब आके वो क्यों एक्सेप्ट कर ले जब उसका एक गोल था मैंने इधर करना, वो कर सकती है और उसको कोई रीजन भी नहीं बताया जा रहा कि क्यों नहीं तुम वहाँ कर सकती। क्या वो उसने कुछ किया है हमारे खानदान के साथ या कुछ, एक तो ये था। सो इस तरह की छोटी छोटी माइंड कंट्रोल गेम्स जो लोगों को मे बी पता नहीं चल रहा हो, क्योंकि ना ही वो मार रहा है, फिजिकल वायलेंस नहीं है, ना ही वो चीख रहा है, कभी कभी चीखता है वो, लेकिन ऐसी मीठी छुरी है कि वो कर करा के हाँ, ट्रू 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 इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ट्रू। तो और यही होता है ना, और फिर मोस्टली हम इसी माइंडसेट के साथ से आते हैं ना कि अच्छा पढ़ने की इजाज़त तो मिल गई, काम करने की इजाज़त तो मिल गई, सो द क्वेश्चन इज़ कि ये इजाज़त क्यों है, ये उसका इनहेरेंट राइट क्यों नहीं है? अगर वो बिकॉज यू चोज अ डॉक्टर अपनी बहू के तौर पे ना, तो आपने क्या सोच कर चूज़ किया था? या तो आप पहले से ये चीज़ें कुछ जो हैं वो बता देते कि भाई नहीं हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस तरह की चाहिए, इस तरह की चाहिए, इफ़ यू फिट द बिल देन यू आर वेलकम इन द फैमिली। लेकिन आपने चूज़ किया एक बंदी को जो कि उसकी आपको पता भी है कि उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो किस तरह बात करती है, वो किस तरह कंडक्ट करती है, यू नो एवरीथिंग, एंड देन यू स्टिल और क्योंकि ये रेगुलर लाइफ में भी ऐसा हो रहा होता है, यू स्टिल ब्रिंग सच वेमेन इन योर हाउस होल्ड, और फिर आप चाहते हैं कि अब हम इनके पूरे पर जो हैं उनको काट दें। एंड ये भी नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा शाहनवाज कि काम ना करो, बिकॉज उसकी बीवी भी काम कर रही है, उसकी दूसरी बहू भी काम कर रही है, बट ही वांट्स कि मैं जो कह रहा हूँ वो काम करो, इट्स नॉट कि काम ना करो, विच इज ऑल्सो अनदर, मतलब एक सटल किस्म का कंट्रोल है जी, क्योंकि ऊपर से लोग कहेंगे काम तो करने दे रहा है ये, फिर क्या प्रॉब्लम है, ट्रू चलो स्किन क्लिनिक पे कर रही है, चलो गायनोकोलॉजिस्ट नहीं बन सकती। ट्रू एंड जब उसका दिल चाहता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें WHO का प्रोजेक्ट दे दूंगा, तुम बच्चा अडॉप्ट कर लो। सो इट्स ऑल अ वे ऑफ हिम टू कंट्रोल पीपल। जी जी। दैट इज द, और ये हम जनरली फैमिली डायनेमिक्स में भी या हम अपने सोशल डायनेमिक्स में भी जो है ना इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि ये बाज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोल ऐसे ही किया जाए कि वो आपको किसी नेगेटिव चीज़ में या आप हक मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दे वुड एक्चुअली डू दिस कि दो चीज़ें जिनमें से एक आपकी चॉइस है और एक उनकी चॉइस है, और वो कहें कि नहीं हम जो कह रहे हैं वो करो, सो दैट इज़ ऑल्सो स्टाइफलिंग द फ्रीडम। तो ये हम एज पेरेंट्स भी लाइक हम जनरली भी अपने घरों में अपने एज पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये बहुत दफ़ा कर रहे होते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि ठीक है मे भी हो सकता है समटाइम हमारे पास ये होता है कि नहीं हम बेहतर जानते हैं, हम इसको नुकसान से बचाना चाहते हैं, लेकिन हर ज़रूरी नहीं है कि हम बेहतर ही जानते हो। वी शुड बी स्केप्टिकल ऑफ आवर सेल्स एज वेल ना। लेकिन ऑफ कोर्स जब एक क्लिनिकली कोई क्लासिक केस ऑफ नार्सिसिज्म होगा तो वो तो नहीं सोचेगा इस बारे में, और अगर इट्स ऑल्सो हमारे लिए भी रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम वही तो नहीं बनते जा रहे हैं, वाई आर वी डूइंग दैट? सो दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन। नाउ अगर हम थोड़ा सा आएँ कुबरा खान के कैरेक्टर की तरफ कि उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, मतलब वो उसका क्या नेचर है, वो क्यों जो कर रही है वो क्यों कर रही है, वो क्या करना चाहती है और क्या वो ठीक कर रही है? सो इस पे भी अगर काफ़ी मतलब 50-50 है, काफ़ी लोगों ने कहा है कि वो क्यों कर रही है ऐसे, और घर जला रही है, ये कर रही है, उसको क्या ज़रूरत थी। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों को पूछना चाहिए कि अगर आपके सामने प्रूफ हो करप्शन का, एंड स्पेशली एट द कॉस्ट ऑफ पुअर पीपल, और वो अगर आपका भाई, बेटा, बहन, ससुर कर रहा हो, तो क्या आपको चुप रहना चाहिए या आपको कुछ करना चाहिए उसके बारे में? ना कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल चुप रहना चाहिए, गाड़ी चल रही है चलाओ, कोई मसला नहीं है, लेट हिम बी करप्ट, तुम्हारा क्या है, राइट? सानिया का जो कैरेक्टर दिखाया, और अभी लास्ट एपिसोड में आई थिंक बाप, वो मरीना का जो कैरेक्टर, वो कहती है कि जो आपने अच्छे गलत सही का जो डाल दिया है ना अपनी बेटी में, ये इसको मार के छोड़ेगा। सो विच मीन्स के उसकी जो ब्रिंगिंग अप है, उसका जो चाइल्डहुड है, उसमें अहमद साहब के कैरेक्टर ने एक दिया है जस्टिस का, एंड वो उस वजह से, अब वो किस तरह करती है कैन बी डिबेटेबल, ठीक है, जो वो जो बहन होती है उसकी,
बहुत से लोगों ने कहा उसको कोई राइट नहीं है कि वो जाके ना रेकमेंड करे। ठीक है, मे बी उसके जो एक्शंस हैं वो थोड़े फ्लॉड हैं, बट सानिया की नीयत इज़ नॉट फ्लॉड। द नीयत इज़ के इतने बड़े हॉस्पिटल में गबन हो रहा है, तो एज अ विसल ब्लोअर, ऐसे कहते हैं विसल ब्लोअर, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। होना चाहिए। विकीलीक्स जिसकी वजह से वो इतने सालों जेल रहा है, उसने बॉम्बिंग कैंपेन, जो इलीगल जो लोग मारे गए थे सिविलियंस, उसको एक्सपोज किया। इस तरह बहुत सारे विसल ब्लोअर्स रहे हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जो गलत हो रहा है उसको एक्सपोज करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई फील सानिया इज। एंड यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि ठीक है उसको मे बी ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, बट जो लोग कहते हैं करना ही नहीं चाहिए था, मैं उस पे मतलब उससे इख्तिलाफ करती हूँ। ट्रू। देखिए यही वो चीज़ें हैं ना कि हम जो इतनी ज़्यादा लेयर्ड कॉन्वर्सेशंस करते हैं, और जैसे मैंने आपसे शुरू में ही पूछा कि क्या आप कैसा महसूस करती हैं सिस्टम में रह के, कैसे ये सब कुछ कर रही हैं एंड ऑल दैट, ये मसाइल हैं ही इसलिए क्योंकि हम कंडीशन हैं कि हम विसल ब्लोअर्स के आदी नहीं हैं, हम जस्टिस के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले लोगों के आदी नहीं हैं हम। और जिसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि दैट टू अपहोल्ड द फ्लैग ऑफ जस्टिस, वो फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी अनजस्ट बिहेवियर्स नहीं बर्दाश्त करता। और विच इज़ वेरी गुड कि इसके पूरे कैरेक्टर में यही चीज़ इस तरह से इनकलकेट की हुई है कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो बाहर जाकर एक्टिविज़म कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज के लिए या अप्रेस्ड के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो घर पे कुछ और करते होंगे, और वो हो नहीं सकता। आपके दो चेहरे नहीं हो सकते हैं, यू हैव टू हैव अ फेस, और वो एक कॉमन फेस होना चाहिए। सो वही उसकी पूरी ज़िंदगी में भी नज़र आ रहा है कि वो पर्सनल लाइफ में भी वो कर रही है, और अपनी मैरिटल लाइफ में भी कर रही है, अपनी जो जहाँ काम कर रही है, जो अपने इन लॉस के इदारे में, वहाँ पर भी उसको जब नज़र आ रहा है तो वो उस पर बात कर रही है। और हम इसके आदी नहीं, हमें ये जो विसल ब्लोअर जो हैं ये बुरे लग रहे होते हैं, सो हमें वो बुरी लग रही है, और हमें लग रहा है कि ये न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, ये बोली क्यों रही है, ये बोली क्यों रही है, इसका मसला ही क्या है। आई हैव ऑल्सो रेड, जब शुरू हुआ था और जब उसके ससुर ने उसको वहाँ पे जॉब दी थी, व्हेन शी स्टार्टेड हर रेजिडेंसी, तो उस वक्त ये आ रही थी कि अगर मेरे ससुर मुझे अपने उसमें दे दें तो मैं तो इतनी खुश हो जाऊँ, और मैं तो ये हो जाऊँ, और मैं तो वो हो जाऊँ। इसको पता नहीं क्यों इंटरव्यू लेना करना है, और इसको क्यों ये करना है और वो करना है। सो हम आदी हो चुके हैं इस चीज़ के कि हमें या तो, क्योंकि हमारा ना हमें ये सोच दे दी गई है, हम बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं, यंग ग्रेजुएट्स, चाहे मेडिसिन से हों या कहीं से भी हों, उनसे जब आप बात करेंगे ना, एक बात वो हर कोई कह रहा होता है कि यहाँ पर सोर्स के बगैर कुछ नहीं होता। सो दे हैव काइंड ऑफ गिवन अप ऑन द आइडिया कि वो मेहनत से या वो अपनी कोशिश से, अपनी जहानत से कुछ हासिल कर सकते हैं। पढ़ा कि वो क्यों इंटरव्यू पार्टी हो रही है, क्यों उसको ज़रूरत है इंटरव्यू की। भाई एक जस्ट वे इज़ द राइट वे कि मैंने पढ़ा है, मुझे पढ़ के इंटरव्यू देना है, और मैं मेरिट पे होंगी, इवन तो मेरे ससुर का हॉस्पिटल है। ट्रू, दिस इज़ समथिंग जो आपको इनकरेज करना चाहिए। और बिल्कुल सही कह रही है, जो है ना क्या क्योंकि हमारे nepotism और हाँ बिल्कुल हकीकत नेपोटिज्म, और हमें किनशिप बेस्ड जो हमारे यहाँ प्रमोशंस होती हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या ना हो, ये और इसकी वजह से क्या होता है, मेरिट कहीं चला जाता है। लाइक हम अपने गवर्नमेंट के इदारों में जाएं, हम अपने मुल्क में देखें, कहीं पर भी देखें, मेरिट की तो मौत हो चुकी है ना, तो मेरिट के बारे में तो हम बात ही नहीं करते। हम दैट डज नॉट एग्जिस्ट, हमें ऐसा लगता है वो तो है ही नहीं, वो कोई खाम ख्याली है, कोई फैंटेसी वाली बात है। सो इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब कुछ क्यों कह रही है। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि आपने जो है इन, हालांकि बहुत मुश्किल है, दीज आर लाइक टू मेनी मैसेजेस पैक्ड इन अ सिंगल ड्रामा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो इसमें हैं। और फिर दूसरे अगर हम उनसे हट कर थोड़ा सा जाएं, बाहर देखें, तो जब एक नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड होता है तो उसके अंदर जाहिर है जो कुछ स्केप गोट्स होते हैं, जैसे कि ये है जिसके ऊपर सारी बुराई डाली जा रही होती है, और यही बुरी है, यही बुरी है, ये क्यों कर रही है बुरी है। कुछ जो है वो ऑपरेसर्स होते हैं, जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं। देन देयर ऑल्सो द इनेबलर्स इन द हाउस, जो एक सेटअप होता है, चाहे वो घर का हो या इदारे का हो, किसी कंपनी का हो, किसी का भी हो, उसका अगर जो टॉप पर अगर नार्सिसिस्ट है तो फिर उसके कुछ इनेबलर्स भी होंगे। सो आई थिंक इसमें जो सबा हमीद का जो कैरेक्टर है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ दैट कि वो ख़ुद भी उससे मुतासिर हैं, उनकी दूसरी बहू भी उससे मुतासिर है, पर कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा उसको सप्रेस करें। और उनसे ज़्यादा जो एक अमेजिंग जो निकल कर आ रहा है, जो मरीना खान का कैरेक्टर है, जो कि कुबरा खान की माँ का किरदार कर रही हैं, वो जैसे अभी आपने बताया कि वो अपने ही हस्बैंड को कह रही हैं कि आप इसको मरवाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट इज़ ऑल्सो कि वो हमारी सोसाइटी के इनेबलर्स हैं, जो ना चाहते हुए भी जो हैं वो
सपोर्ट कर रहे हैं इस सिस्टम को, या चाहते हुए या ना चाहते हुए या ना जानते हुए, आई डोंट नो व्हाट वुड बी द राइट वर्ड टू एक्सप्लेन दैट। तो मुझे उन इनेबलर्स का अगर आप थोड़ा सा कैरेक्टर जो है वो डाइसेक्ट करके अगर आप बताएं कि किस तरह से हो रहा है इसमें। आप सही कह रहे हो, हर जगह इनेबलर्स हैं। आई थिंक मरीना वाला कैरेक्टर में और चीज़ें खुलेंगी, वहाँ पे कुछ हमने हिंट्स दिए थे कि उनके साथ क्या हुआ था व्हेन शी गॉट मैरिड, एंड क्या कॉम्प्रोमाइजेज उन्होंने किए ज़िंदगी में। सो शी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ बिटरनेस, और अपना दबा दबा के उन्होंने सोचा इस तरह चलती है सोसाइटी, इस तरह मैरिजेस चलती हैं, तो मैंने अपनी बेटी को जो मैं गुजरी हूँ उससे नहीं गुजारना। दी अदर्स इनेबलर, जिसे आप स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसे कहते हैं ना, आप इतने आप अगर आप अब्यूज़ रहो, काफ़ी अरसे तक दबे रहो, तो फिर आप सिस्टम के पार्ट हो जाते हो। एंड कभी कभी दोनों में, अगर फरहीन और हाजरा वाला जो कैरेक्टर है मिना, उनमें कभी कभी ट्राई करते हैं कि जेल से भाग जाएं, थोड़ा खोलते हैं दरवाज़ा और फिर वापस अंदर आ जाते हैं। बट एटलीस्ट अब आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा खोल रहे हैं, पहले अंदर ही थे। एंड आई थिंक ये सानिया की बगावत की वजह से है कि उनको थोड़ी सी हिम्मत मिली है। इवन अगर वो उसको, फरहीन कहती है ना मेरा तुमने घर बर्बाद कर दिया और ये वो, बट एक्चुअली अंदर से वो देख रही है कि क्या हो रहा है, बिकॉज डीप डाउन बोथ ऑफ देम नो द रियलिटी। इज नॉट कि वो डिलूजनल हैं, उनको नहीं पता, बट जानते हुए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिटलर्स जर्मनी, राइट, वो कहते थे जर्मन्स ने कैसे ये बर्दाश्त कर लिया कि फॉर 5 मिलियन पीपल वर किल्ड। अब वो ऐसे कशियाँ या यू नो मेनी अदर सोसाइटी, वो तो अभी हम इतने मुश्किल अभी दुनिया में है, और कहाँ कहाँ डिक्टेटर्स एंड अजीब किस्म के रूलर्स हैं विद द फुल सपोर्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ट्रू। तो ये होता है हमें जब हम पढ़ते हैं या जब इट्स अवे फ्रॉम आवर होम, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे लोग थे जो कैसा कर लेते थे। बट द थिंग इज कि हम और आप भी कहीं ना कहीं शायद उसी तरह से, क्योंकि हम इतने कंडीशनड हो चुके हैं कि हमें वो चीज़ बुरी नहीं लग रही, तो हम कहते हैं कि हाँ ये ऐसे ही होता है। एंड वेरी ट्रू, आई थिंक दिस वुड बी लाइक मे बी द 3rd 4th और कौन से नंबर की पॉडकास्ट जिसमें कहीं ना कहीं एक ये कॉमन बात जो है मैं कहते हुए अपने आप को पा रही हूँ, एंड आपने खुद ही वो बात कह दी कि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी सिस्टम के जो अप्रेस्ड होते हैं वो डाउन द लाइन जाके उस सिस्टम के जो है सपोर्टर बन जाते हैं, या फिर वो उस पोजीशन पे आ जाते हैं कि वो फिर दूसरों को अप्रेस कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। और यही वो चीज़ है जिसके लिए हम जब हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं मेहरीना, तो हमारा मकसद ये होता है कि अगर हम अनकॉन्शियसली इस तरफ जा रहे हैं, इस डगर पे चलने वाले हैं, तो हमें एक याद आ जाए, रिमाइंडर हो जाए इन बातों को सुन के नहीं हमें ये नहीं करना है। ओके, वी वर अप्रेस्ड, या हमारे जैसे मरीन खान के बारे में आपने बताया कि उनके साथ कुछ इश्यूज हो चुके हैं। सो उनको ये समझना चाहिए, इसके वो दो चीज़ें कर सकती हैं, या तो वो अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जब तुम्हारे पास ही आए तो तुम उसको उससे जूझ सको, उससे लड़ सको, या फिर वो कहें कि नहीं तुमने उस रास्ते जाने ही नहीं है। बिल्कुल। सो मोस्टली हमारी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है वो हमारी यही होती है कि उस रास्ते ना जाओ तुम। देखो मैं गई थी और मुझे परेशानी हुई, तुम उधर ना जाओ। बट द राइट वे वुड बी कि आप इनेबल करें उसको कि नहीं, अगर ऐसा आ रहा है कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में तो उसको रेजिस्ट करो, उसको वो करो। आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट मेहरीन, आई थिंक इट वाज बैक इन 93 92 93 का 93 94 टाइप, हाँ 94 है। 94 था। सो इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन लाइक 32 years नाउ, माशाल्लाह। सो मुझे ये बताएं कि पहले एक चैनल होता था या दो होते थे, 90 उस वक्त कब कितने थे? पीटीवी था, पीटीवी था, एनटीएम भी था। सो उस वक्त और आज इतने चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड यू हैव आल्सो वर्कड फॉर देम एज वेल, एंड देन डिजिटली इतना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, यूट्यूब पे इतना कुछ जा रहा है। हाउ डू यू फाइंड, वाज इट ईजियर टू कन्वे योर मैसेज देन और इज इट ईजियर नाउ? What are आई थिंक बोथ हैव डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स। उस वक्त ईजियर इन द सेंस ये था कि आपके पास ऑडियंस कम थी, लेकिन कैप्टिव ऑडियंस थी, मतलब क्योंकि 1-2 चैनल्स थे उस वक्त, केबल नहीं था उस वक्त, यूट्यूब नहीं था, नो ओटीटी। सो यहाँ पे लोग फिर पीटीवी और एनटीएम ही देखते थे। सो आपके पास वो ऑडियंस मिलती थी, बट ऑब्वियसली सबके पास मे बी वो मैस जो एक बढ़ गया है ना, एक बेस, वो नहीं था। बट साथ साथ वो प्रेशर नहीं था ऑफ रेटिंग्स कि इतने व्यूज़ आने चाहिए। तो आप जिस तरह की कहानियाँ बता सकते थे, वो उसमें बहुत एक रेंज थी। और जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त हम लोग खदीजा मस्तूर हो गई, इस्मत चुगताई हो गई, अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, मतलब उनके एक लिटरेचर से निकले हुए कहानियाँ जो बड़े
कैरेक्टर्स, लेयर्ड डेवलप्ड कैरेक्टर्स, और कहानियाँ भी फ्रॉम ब्लैक कॉमेडी टू हर तरह के जॉनर्स थे। सिर्फ ये सास बहू घरेलू चीज़ें नहीं थी, बहुत कुछ था। ट्रू तो वो हम कर सकते थे, एंड आई एम सो हैप्पी कि पहले 10-12 साल ये मुझे एडवांटेज था कि जो कहानी मैं चाहती थी मोर और लेस हम कर ही सकते थे। उसके बाद जो एडवांटेज अब आ गया है कि ऑब्वियसली आपकी रीच बढ़ गई है, नॉट जस्ट पाकिस्तान में बट इंडिया, बांग्लादेश, डायस्पोरा, वही वो हो गया है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा आ गई हैं बिकॉज चैनल्स बहुत हैं। द ओनली थिंग आई रिग्रेट इज़ नॉट रिग्रेट बट बहुत लंबे सीरियल्स हो गए। उस वक्त अगर सीरियल बनाते थे, मेरा पहला था 6 एपिसोड का, उसके बाद हम 12, 13, 14, 15 टाइप सीरियल्स, इवन दाम वाज आई थिंक 16, दोराहा वाज अबाउट 14। तो आई फील कंसाइज स्टोरीज थी, जो कहानी शुरू होती थी सही तरह, ना स्ट्रेच हो ना कुछ हो, आराम से ख़त्म हो जाती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आई फील अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स वो नहीं कर पाते 30 एपिसोड्स और 26। वो बेचारा राइटर भी परेशान हो जाता है कि वो किस तरह खींचे। स्ट्रेस के बाहर भी होता है कि या तो आपके पास सोप ऑपरा हो जो 50, 100, 1000 एपिसोड चलते रहे, उसमें फिर है कि मेलो ड्रामा होगा। अगर रोज़ किसी का बिच्छू ने टांग काट ली तो फिर वो हो गया, तो फिर वो उससे गिर गया, तो वो उस तरह की कहानियाँ हैं। हाँ बट इस तरह के अगर आप बाहर देखो सीजन्स होते हैं, हाँ 8-10 एपिसोड होते हैं, हाँ उसके बाद सो ये ज़रा एक बड़ा एक यूनिक फॉर्मूला है पाकिस्तान में जो चल रहा है ऑब्वियसली बिकॉज लोग देखना चाहते हैं 2 एपिसोड्स अ वीक, और एडिक्शन हो जाता है। बट आई स्टिल फील राइटिंग में हमें थोड़ा सा क्रैक करने की ज़रूरत है। बट आई बिकॉज एंड द डे ना 5-6 लास्ट एपिसोड जो हैं वो बस हो रहे होते हैं, खींच रहे होते जबरदस्ती हैं, हो रहे होते हैं। हाँ खींच रहे होते हाँ, हैं। वो आप मोस्टली कितना भी जबरदस्त हो, आखिरी में आके जो है ना, अब हम भी कह रहे होते हैं कि बस थोड़ा बस हो जाए हो जाए अब अब वो इसको। राइटर्स की भी गलती नहीं है क्योंकि चैनल्स की डिमांड्स हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली बिकॉज हर चीज़ महंगी हो गई है, उनको प्रॉफिटेबल ज़्यादा लगता है, अगर जितने ज़्यादा एपिसोड हो उनके लिए बेहतर है। ट्रू। अच्छा मेहरीन, जब आप कोई भी स्टोरी डायरेक्ट करती हैं, या जैसे अभी आपका करंट भी जो प्रोजेक्ट है, इसमें इसके बारे में भी बता सकती हैं तो बताइएगा कि व्हाट डू यू प्रेफर कि जो एंडिंग है वो बहुत ब्लैक एंड वाइट सी हो, उसमें डिफरेंस पता चल जाए कि क्या हुआ किसके साथ, इस ये बंदा ऐसा था तो इसके साथ ये, क्योंकि एक हमारे ना ड्रामों में एक ये होता है कि कुछ नहीं होता तो वो बुरा आदमी आखिर में जल के मर जाता है। ये एक वो है कि कुछ ना कुछ उसके साथ पागल हो जाएगा, जल के मर जाएगा, भिखारी बन जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाता है। मतलब वो एक वो दिखाते हैं कि रेट्रीब्यूशन इस तरह से हो गया या कुछ ये वाली कुदरत के फैसले। तो डू यू थिंक इस तरह की एंडिंग होनी चाहिए जो कि बहुत क्लियर कट हो, या फिर ऐसी ही होनी चाहिए कि जैसे ज़िंदगी है कि जिसके कई रंग हो सकते हैं, ये कहानी यहाँ पर अख्तिताम पजीर हो गई, लेकिन कैरेक्टर जो है मतलब अगर वो बुरा था तो उसको जहन्नुम में ही जाता हुआ दिखाया जाए, या वो अच्छा था तो उसको जन्नत के बाग में बैठा हुआ दिखाया जाए। सो व्हाट डू यू प्रेफर? आई थिंक इट रियली डिपेंड्स क्योंकि मैंने दोनों तरह की हुई हैं, एंड स्टोरी डिक्टेट करता है कि एंडिंग क्या होगी। ठीक है। तो ये नहीं कि मैं एक चाहूँगी कि हर चीज़ रिजॉल्व हो जाए, कुछ ओपन एंडिंग होती हैं। सो आई थिंक आई वुडंट कमिट कि मुझे ये पसंद है या वो नहीं। कैरेक्टर्स एंड प्लॉट विल डिफाइन कि किस तरह की एंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, अगर ज़रूरी नहीं कि अगर विलन हो या एक ऐसा बंदा हो कि उसको हर वक्त ही अजाब और उसको पनिशमेंट हो, बिकॉज ऐसा होता नहीं है। यूजुअली जो बुरे लोग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी और बहुत कमा रहे हैं और मुल्क चला रहे हैं। ठीक है, बाहर का कह रही हूँ। हाँ हाँ, अपनी बात नहीं कर रहे। हाँ, अपनी बात नहीं कर रहे, बट सो एट द सेम टाइम समटाइम्स एक सेटिस्फैक्शन ऑडियंस को मिलता है कि इसको होना चाहिए पनिशमेंट, और उस वजह से रेटिंग्स हाई होंगी। बट फॉर मी इट्स रियली डिपेंडेंट ऑन व्हाट The स्टोरी आई story. एम टेलिंग। यस, स्टोरी। आपने जो बात कही ना कि ऑफ कोर्स हम मुल्क चला रहे हैं बड़े बड़े, तो दैट्स ट्रू। हम होता क्या है कि हम बहुत सारी जो कहानियाँ जो बचपन में भी जो वो सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाई जाती थी और सब कुछ, तो हमारी एक आदत हो गई है कि हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी में अगर हमें कोई बुरा आदमी मिलेगा तो उसका एक अंजाम भी हम देखेंगे। और फिर जब वो नहीं होता है हमारी ज़िंदगी, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स में हो, या फिर हमारे कंपनीज़ में हो, या हमारे नेबरहुड में हो, या मुल्क में हो, या इंटरनेशनली हो, तो हम कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा, ये कैसी बात हुई, ये तो ऐसा नहीं हो रहा। वो हम तो बचपन से कंडीशन थे कि इसको तो बुरा होने से कभी कुछ बुरा नहीं होता, ये तो खाए चले जा रहे हैं, ये तो फैले चले जा रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं हो रहा, हम ही वो हो रहे हैं। सो इट्स टाइम अबाउट टाइम कि हम इस तरह की कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें देखें जहाँ पर हम ये देखें कि नहीं होता रिजॉल्व, एंड दैट्स ओके, दैट इज़ हाउ लाइफ इज़, एंड वी शुड बी ओके विद दिस कि भाई एक हिसाब किताब होना है, बाद में होगा जब होगा, लेकिन अभी दुनिया में इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही हो।
बिल्कुल। सो एंड इस तरह आई थिंक ऑडियंसेस को थोड़ा एजुकेट करना चाहिए, इस तरह की एंडिंग्स लानी चाहिए कुछ स्टोरीज में, बिकॉज यू एब्सोल्युटली राइट कि एक्चुअल रियलिटी में जस्टिस बहुत दफ़ा इन लाइफ टाइम नहीं मिलती लोगों को। ऐसा ही है, सो ऐसा ही आई एग्री। हाँ, सो ट्रू। बताएंगी थोड़ा सा, स्पॉइलर देंगी इसमें क्या होगा इसका- आखिर में? अभी जो मैं कर रही हूँ हाँ, या नहीं, डॉक्टर में? बहू, डॉक्टर अरे बहू। कभी नहीं। अभी अभी आप देखें रेटिंग्स क्यों गिरवा रही हैं मेरी? हाँ, ये बात तो सही है, सही। चलिए, हम लगे रहेंगे, हम पूछते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, शायद कुछ मिल जाए। नहीं, ट्रू, आई एम रियली हैप्पी कि आप इसको करिए। अच्छा, बहुत कुछ डाल दिया है इस ड्रामे के अंदर ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, लाइक एक और जो दूसरा वो जो चीटिंग हो रही है हाँ, हाँ, दूसरे भाई साहब की, हाँ। इनफिडेलिटी का जो वो चल रहा है। सो अभी मैंने एक लास्ट पॉडकास्ट की थी, उसका टॉपिक है वाई मेन चीट। अच्छा। हमने काफ़ी उसकी एनाटमी खोदने की कोशिश की कि वाई डू दे चीट। सो आप मुझे बताएं कि वाई इज दैट मैन चीटिंग देयर? Why is he cheating? Why is फैजान cheating? वेल ये बैक स्टोरी है, बिकॉज जब कहानी शुरू होती है तो उसके नेक्स्ट आई थिंक 2-3 एपिसोड में कुछ दाल में काला नजर आ जाता है। अच्छा, आई थिंक उनकी मैरिज उस पॉइंट पे आ गई है आफ्टर प्रॉब्ली उनको शादी हुए कोई 8-9 साल हो गए अच्छा। कि इमोशनली एंड कम्युनिकेशन वाइज ये लोग इस डायरेक्शन में निकल गए। ठीक है। बट आई डोंट नो कि बच्चा इज अ कॉज, ये अभी बच्चे का ना होना। बच्चे का हाँ। ना होना, इट कुड बी वन ऑफ द कॉजेज, हम्म, बट वो अभी आइडेंटिफाई नहीं किया स्टोरी में अभी तक। अच्छा, भी नहीं बट हो। इट कुड बी वन ऑफ द कॉजेज, क्योंकि कभी कभी इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, कभी नहीं करता वो आदमी, एंड उसको क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो एक्चुअली इन लव हो गया है वो, विच इज़ नॉट टू से राइट और रॉन्ग, बट वो ऐसे वो मतलब टाइम नहीं पास कर रहा, वो करना चाह रहा है शादी, लेकिन उसमें करेज नहीं है कि वो छोड़े उसको और वहाँ हाँ कर दे। वो तो गन पॉइंट पे करवा देती है ना कि तुम्हारे पास 15 मिनट है। हाँ, बट वाई मैन चीट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन ऑफ, हाँ, आई डोंट थिंक इट इज़ इनहेरेंटली उनमें कुछ होता है। आई डोंट थिंक बीवियों की गलतियों की वजह से वो चीट करते हैं, वो उनके अपने रीजंस होते हैं। ट्रू, So ट्रू। I don't think wives should ever believe कि True. मेरी वजह से हुआ है। ट्रू। हाँ। मैं जो हमने भी यही कोशिश की थी, क्योंकि हमेशा जब भी ये बात होती है, घर पे तवज्जो नहीं मिलेगी तो यही होगा, बीवी ऐसे रहेगी तो यही होगा, बच्चे नहीं हैं तो यही होगा। सो द मेरा द क्वेश्चन इज कि अगर ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, सो चीटिंग इज अ सिन। वुड यू स्टार्ट सिनिंग बिकॉज ऑफ दैट? वोंट यू लाइक करेक्ट योर कंडीशन कि अगर कोई मसले हैं तो मे बी हम हल करें उसको, और अगर हल नहीं हो सकते हैं तो वाई इज नॉट डिवोर्स एन ऑप्शन? वाई इज इट सफरिंग एन ऑप्शन ना? Yes, yes, सो absolutely. तो इसमें भी अब जैसे आप बता रही हैं कि ऑफ कोर्स ये रिवील होगा कि आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक इनकम्पैटिबिलिटी का अगर हम बात करते हैं, सो वो क्यों है, वो सारा कुछ क्यों है कि अगर वो खुश नहीं है वो लड़की, तो क्या इसमें उसके घर की या उसकी कोई गलती है, या वो खुद उसका नेचर ही ऐसा है कि वो एक बुरी लड़की है? जो भी है उसको आप अनपैक करें, और फिर वाई आर यू गेटिंग इनटू अनदर रिलेशनशिप बिफोर एंडिंग दिस वन, अनलेस यू वांट टू कीप बोथ, या कुछ है। सो isn't there any sane way of doing this? How But can you see, cheating अभी like cheating तो पूरी दुनिया में है ना। I mean, men cheat true, more than women cheat. True. Men cheat. अब ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं इशू, ये हर बिल्कुल, जगह है। बिल्कुल। अब वो क्यों है? अगर एंड दिस इज नॉट टू जस्टिफाई, बिकॉज हम एनिमल से इवॉल्व करके ह्यूमन बींग्स में आ चुके हैं, बट यू नो इन द एनिमल किंगडम a male alpha male has many partners. अगर आप चिंपैंजीज देख लें, you know, जो हमसे बहुत करीबी मिलते हैं शक्ल में। पीछे जा रहे हैं हम आगे जाने के बजाय। बिकॉज वो डीएनए में है ना। तो हम क्योंकि अब हमारे पास इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है, तो हमें चाहिए कि हम ना करेंगे। True. बट आई वुडंट ब्लेम इट जस्ट ऑन nature. Nature, of course, of Absolutely course. not. हाँ, I तो एक think कहने की I बात think है, it's हाँ। very closely linked to patriarchy and the power men have in society, and they feel कि हम कर सकते हैं और क्यों नहीं। And it's and to your point कि एक relationship का टूटना या ख़त्म हो जाना बुरी चीज़ नहीं है, उसको ख़त्म करो और फिर next पे चले जाओ। ज़रूरी नहीं कि शादी is forever. It's not. Sometimes people drift apart, sometimes नहीं चलती, sometimes domestic abuse होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें बंधे रहो। लेकिन what you said is right कि आप cheat and lie ना करो। उस रिश्ते को ख़त्म करके
या तो दूसरी शादी करो जो यहाँ अलाउड है इस्लाम में, या आप उसको डिवोर्स करो और किसी और से शादी कर लो। ट्रू। अच्छा, दूसरी एक और बात इसमें है, आई एम नॉट श्योर, यू कैन एनलाइटन मी ऑन दैट, कि इस कपल की मैरिज अरेंज दिखाई है उन्होंने या पसंद की दिखाई है? सो दिस इज नॉट रियली सेड राइट नाउ। अच्छा, आई हैव अ फीलिंग आगे जाके आप थोड़े से पता देखोगे चलेगा। कुछ बिकॉज जो हम थीम देख रहे हैं उसमें अगर मोस्टली ऐसे हाउस होल्ड्स में यही होता है कि द मैरिज इज फोर्स्ड अपॉन द चिल्ड्रन, कि इससे ही करनी है तुम्हें। और जैसे हम इस वाली छोटे बेटी की शादी में भी देख रहे हैं कि वो भी काइंड ऑफ फोर्स ही हुई ये है भी उनके था। ऊपर। मिना भी कहती है कि मेरी फैमिली ने कहा था कि मेरी एक तो उसकी यंग बहनें भी हैं कि इस हाउस में तुम्हें कोई मसला नहीं होगा बिकॉज यहाँ कोई नंद नहीं है और छोटी सी फैमिली है। सो इन ऑल पॉसिबिलिटीज एन अरेंज मैरिज लाइक सानियास। हाँ, सो उसमें भी ये होता है कि वो फोर्स कर दी जाती है, बच्चों की अपनी पसंद नहीं उसमें पूछी जा रही होती है। सो दैट ऑल्सो ये जो सारे इख्तलाफात हैं और ये सारी जो नाचाकियाँ ये उसकी वजह से भी होती हैं कि ज़बरदस्ती का सौदा हुआ हुआ होता है। सो ऑफ कोर्स नो वन इज़ लाइक गिविंग देयर 100% इनटू इट। ज़ाहिर हो सकता है उनकी मतलब उसको बताया जा रहा है कि इस वजह से शादी कर लो, इस वजह से शादी कर लो, इसका मतलब है कि वो नहीं खुश थी या नहीं करना चाह रही थी, उसको उसमें डाल दिया गया। एंड मे बी दो लोग ऐसे आ गए जो इनकम्पैटिबल थे बिकॉज अरेंज मैरिजेस समटाइम्स होता है। वर्क समटाइम्स दे डोंट। सेम विद लव मैरिजेस बट ट्रू ट्रू। वो तो डिपेंड करता है दो हाँ, लोगों पे राइट। true. बट मे बी मिना एंड फैजान का शुरू में थी बट मे बी दे जस्ट उनकी पर्सनैलिटीज वर वेरी डिफरेंट। ट्रू। नहीं चली बात। मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपके कुछ पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे जो आपने दिए थे, या आप जो आर्टिकल्स आपके बारे में या आपके काम के बारे में थे, तो उसमें आपने अपना एक स्टांस बताया था दैट यू वांट टू क्रिएट एम्पैथी अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द जनरल पीपल। तो एक तरफ आपको एम्पैथी क्रिएट करनी है और देन ऑन द अदर हैंड हम हमेशा देखते हैं कि जो आपकी फ़ीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो इन वन वे और अनदर, और अगर नहीं होती है तो वो हो जाती है, वो एम्पावर हो जाती है, वो लाइक वो प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रही है। जैसे अगर हम अभी देख लें इस कैरेक्टर में भी, तो इसमें भी जो है वो शी इज़ सेइंग एंड डूइंग द राइट थिंग्स, और वो जस्टिस के लिए खड़ी हो रही है, अपने लिए खड़ी हो रही है, अपने हुकूक के लिए खड़ी हो रही है, एवरीथिंग बट शी इज़ डूइंग राइट। या हम उससे पहले भी चले जाएं तो उसमें भी इवन जब मैं अभी हम जो जिक्र हो रहा था कि जो आपका फरार है जो आपने रीमेक भी किया OTT के लिए, उसमें भी जो हमारे तीनों कैरेक्टर्स थे, उन तीनों कैरेक्टर्स में भी जो है वो एक सर्टन लेवल ऑफ एम्पावरमेंट, जो कि अब तो शायद फिर भी कॉमन हो, उस ज़माने में नहीं थी। बहुत कम लड़कियां थीं जो जिनके पास वो रिसोर्सेज थी या वो इस तरह से वो कर सकती थी कि वो जैसे एक कैरेक्टर जो है वो कोई भी बिजनेस कर लेती है, दूसरा जो है वो डांस सीख रही है, तीसरी जो है वो उनका क्या था, वो शी वाज चीटिंग बेसिकली। हाँ, वो कि वो मैरिड मैन या उसके पीछे लगी हुई। सो बहुत ही इस तरह के नुआंस टॉपिक्स है। सो यू एक्चुअली लाइक आपने आप हमेशा बेसिकली मेरा कहना ये है कि आप एम्पावर्ड खातून दिखाती हैं। एक तरह से ये कंस्ट्रक्टिव भी है, एंड आई एम नॉट गिविंग एनी वर्डिक्ट और एनीथिंग, आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू कि जब हमें एम्पैथी क्रिएट करनी, मिसाल के तौर पे अगर हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ऐसी ख़वातीन हैं या डॉक्टर हैं जिनकी शादी होती है, उसके बाद उनको या तो प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाता, या अगर करने दिया जाता है तो उसमें चंद शराइत होती हैं कि 2 घंटे का क्लिनिक कर लो, या ये कर लो, या वो कर लो, या जैसे इस ड्रामे में है कि हमारे हॉस्पिटल में कर लो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। काम करना थोड़ा कम ही होता है, ज़्यादा उनसे वो उनकी रोटियों का सर्कमफ्रेंस नापा जा रहा होता है। बेसिकली मैं कहती हूँ गोल रोटियां बनाने वाली डॉक्टर चाहिए होती हैं। सो नॉर्मली तो ये है जिनके साथ हमें एम्पथाइज करना है और उनको एम्पावर करना है, मगर हम शो कर रहे हैं एक ऐसा कैरेक्टर जो कि इनलाइटेंड एंड एम्पावर्ड है और अपने लिए सब स्टेप्स ले रहा है। सो किसी भी सिचुएशन को या कैरेक्टर के लिए एम्पैथी क्रिएट करने के लिए उसको एम्पावर्ड दिखाना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो कि आप दिखाती रही हैं, या फिर उसके एक्चुअल स्ट्रगल्स को दिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा? आई थिंक इट रियली डिपेंड्स। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल अपने काम से। एक प्रोजेक्ट था रिहाई, अगर आपने देखा हो, वो था चाइल्ड मैरिज पे, ठीक है। जिसमें नुमान एक बच्ची से शादी करके आ जाता है और उसकी बीवी मारिया वास्ती जो प्ले कर रही है उसके साथ बच्चे नहीं होते, तो वो ही मैरीज लाइक 13 साल की लड़की। कश फाउंडेशन का पहला प्ले था ये। अब उसमें अगर आप देखो तो ऐसे बेचारे पिटे हैं और इनके साथ इतनी बुराइयां। उनकी माँ समीना पीरज़ादा है बिकॉज नुमान इज़ द पेट्रियार्क ऑफ द हाउस, और उस बच्ची के साथ इज़ ऑलमोस्ट
horrific. It's like almost rape because वो फिर बच्चे को 3-4 and he keeps because लड़कियां पैदा होती हैं हाँ, keeps having. तो वहाँ वो suffering दिखाई. Of course eventually वो हुए in power और and eventually Numan's character had to rely on them. बट वो पूरी स्ट्रगल दिखाई ड्रामे में. सेम आई थिंक इवन जैक्सन हाइट्स को अगर आप देख लो, आमना शेख का कैरेक्टर इज अब्यूज्ड एट द हाउस. अली काजमी का जो कैरेक्टर है, थप्पड़े पड़ती है, मारपीट होती है उसकी. तो उस वो भी था, तो उसकी स्ट्रगल दिखाई थी. इन द एंड ऑब्वियसली पर्सनली आई डोंट वांट टू शो अ कैरेक्टर जो इससे गुजरी है और फिर एंड में गुजरती ही जा रही है और वहाँ ड्रामा एंड हो जाए. आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ अ होपलेस सिचुएशन. और मैं होपलेस फ्रेम ऑफ माइंड, या I'm an optimist and I believe in the power of change, and I believe lives can change, and I don't want to leave audiences with hopelessness. So उस तरह मैं कह रही हूँ कि आप struggle या दिखाओ of people who are beaten and abused and from all backgrounds, या आप even empowered लोगों को suffer करते हुए दिखाओ. in the case of सानिया, जो उसके साथ भी होगा जो होना है. या उनकी जो मदर इन लॉ एंड उनके Exactly. सिस्टर इन लॉ है. हाँ. सो बाय एम्पथी आई मेंट एम्पथी ज़्यादातर एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो प्ले करते हैं ना कैरेक्टर्स. इवन अगर वो विलनस कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो, उनको एम्पथी ढूंढनी पड़ती है, अदरवाइज वो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रे करेंगे कैरेक्टर्स को. तो उस हिसाब से मैं कह रही थी कि अगर बहुत ही एक नापसंदीदा कैरेक्टर हो, लेकिन उस एक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसा बना, वो बचपन में क्या हुआ था उसके साथ, क्या वो पिटा था, क्या उसको प्यार नहीं मिला बाप से या माँ से, इस वजह से वो ये हो गया. तो वो एक्टर की एक जर्नी है टू अंडरस्टैंड कि ये यहाँ तक कैरेक्टर पहुंचा है, तो वो बेहतर तौर पे नुआंस पोर्ट्रेयल कर सकेगा उसका. ट्रू, ये था. ट्रू, अंडरस्टैंडेबल. या ट्रू, बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चीज़ अक्सर जब हम भी बात कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी कुछ ऐसे मसले हैं जो कि रिकग्नाइज ही नहीं होते ना, मतलब माना ही नहीं जाता है कि ये हैं, दे एग्जिस्ट. तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें मसले के ऊपर ही एक्चुअली बात करनी चाहिए कि भाई ये मसला है, इसको पहले सुनो, 10 साल तक पहले मेरी बात सुनो कि ये मसला है, मानो इसको कि है. फिर उसके बाद बिकॉज रियलाइजिंग दैट देयर इज़ अ मसला इज़ हाफ द सोल्यूशन. कि अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ ये मसला है, तो सोल्यूशन तो आधा तो वैसे ही आपका हो गया कि आपने रियलाइज़ कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया. सो वहाँ तक तो ऑफ कोर्स है, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, लेकिन अब उन पे स्टेप्स और सॉल्यूशंस की बात है, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स हम ये इस तरह से कर सकें. क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमेशा एक ना एक कमेंट नीचे आएगा कि भाई बीबी ये कितना रोगी, अब बताओ अभी तो करना क्या है, थिंग्स लाइक दैट. सो बट यू सी ड्रामाज आर नॉट डॉक्यूमेंट्रीज, ड्रामाज आर स्टोरीज. सो आप ज़रूरी नहीं कि आप हर ड्रामे में कोई लेसन या एक वो बताओ कि कैसे करना है. कहानी एक is a कहानी entertainment is a, है it's उसका. not just entertainment but sometimes it's a depiction of reality. तो आप हर दफ़ा वो इंटरेस्टिंग, ज़रूरी नहीं कि ठीक क्रिएटिवली हो. इंटरेस्टिंग हाँ. नहीं होगा कि आप हर वक्त सॉल्यूशंस बता दो. अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो आई एम लविंग इट, और मुझे क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसेंटली कुछ इतने अच्छे फ्रॉम परवरिश टू ऑल दीज ड्रामा, जमा तकसीम हो गया, या फिर कफ़ील हो गया, या डॉक्टर बहू हो गया, या और भी बहुत सारे ड्रामे रिसेंटली इतने ज़्यादा मैसेज लेडन आ रहे हैं, यानी उनके अंदर इतने सारे मैसेजेस हैं कि मेरे लिए अपनी बात को कहना आसान होता जा रहा है कि मुझे जो बात बतानी है वो इस ड्रामे में भी की जा रही है. तो लोग रिसेप्टिव हैं, सुन रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे हैं. सो इट्स ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन इट थ्रू दोज स्टोरीज. सभी कुछ अरसे पहले सबब कमर का आया था, उसमें पमाल के, उसमें भी नार्सिसिस्टिक हस्बैंड उसका दिखाया था, तो भी अब्यूज़ था एंड ऑल दैट. सो इट गेव मी अ विंडो टू टॉक अबाउट दोज टॉपिक्स और उनको उनसे रिलेट करके, ताकि लोग समझ सकें. लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा, कि ऑफ कोर्स एक एंटरटेनमेंट वो तो है ना, लाइक आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी जो मूवीज़ और सीरीज़ बन रही है उसमें इतना ज़्यादा मैसेजिंग हो रही है कि इज़ इट ओके कि हमें एंटरटेनमेंट के साथ ये करना चाहिए, या फिर हमें उसको थोड़ा सा लाइटर ही रहने देना चाहिए? कोई एक आध इशू आप उसमें हाईलाइट कर दें, इट्स ओके. आपका अपना पर्सनल क्या ओपिनियन है इस बारे आई में? थिंक इट्स अ मिक्स बैग बिकॉज हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में भी अब इतने ड्रामाज हर रोज़ चलता है, राइट? 8 बजे चलता है, 7 बजे, 9 बजे. तो सारे तो मैसेजिंग वाले हैं भी नहीं. True, true, दे आर true. ऑल काइंड्स एंटरटेनर्स आल्सो, फुल ब्लोन रेटिंग्स वाले, मज़ेदार किस्म के वो भी हैं. सो
आई थिंक मैसेजिंग का देखें, टीवी इज़ द वन मीडियम हमारे यहाँ, क्योंकि सिनेमा अभी वहाँ नहीं पहुँचा जो लोगों के घरों में जाता है और एक चेंज ला सकता है. नॉट दैट आई एज आई सेड बिफोर कि डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बट पहले होता था कि कुछ लाइक जॉन हॉपकिंस हो गया, फैमिली प्लानिंग पे बनते थे, इस पे बनते थे, जैसे कश बनाता है, विच इज़ वेरी गुड. जी जी क्योंकि आप ऐसी जगह जा सकते हो और आप ड्रामे के थ्रू लोगों के परसेप्शन माइंड कुछ आपको क्लिक करता है. So it is important because of the country we're in. We are a developing country. So this is a good form and way to get into people's minds and houses. That said, अगर आप वही मैसेज एक एंटरटेनमेंट कमर्शियल पैकेज में डाल दो ताकि लोग एंजॉय भी करें, दैट्स बेस्ट. बिकॉज वो सब कॉन्शियसली, जो हम पहले भी करते थे इन द 90s एंड 2000, हमने भी इस तरह के बहुत सब्जेक्ट्स पहले कवर किए हुए हैं. तो वो रिकग्निशन नहीं मिली बिकॉज सोशल मीडिया नहीं था, बट वी कवर्ड सो मेनी थिंग्स, एंड वो भी स्टेट टीवी में जहाँ का सेंसर वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ, एंड टीवी इज एन एंटरटेनमेंट मीडियम. ऑब्वियसली यू कांट, आप लोगों को बोर नहीं कर सकते बिकॉज वो चैनल चेंज कर देंगे. तो साथ साथ एंटरटेन करके उनको इन्फॉर्म भी करें और कम्युनिकेट करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट. that's good information with infotainment. इन्फोटे बेसिकली. True. नहीं, it's true. I really appreciate everyone who is doing that. क्योंकि I personally like those things, those stories, and आपको हर चीज़ जो है वो क्लिक हो रही होती है. अच्छा, this is about this is about this, में ये बात कही जा रही, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है. So that is interesting for me, but even for me हर दफ़ा अच्छा नहीं लगता. कभी लगता है कि भाई बहुत हो गई इसमें. I know. So you I have would like love to see एक light हाँ, सा मजे का कर लिया थोड़ा. उसमें कुछ नहीं है, या इवन थ्रिलर्स हो गए, मर्डर मिस्ट्रीज हो गए, कुछ और हो गया, बायोपिक्स हो गए. आई एक्सपैंड तो करना चाहिए. आई एग्री कि हम थोड़े से वो हो गए, बट अभी काफ़ी आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इन द लास्ट 3-4 years. True. कुछ ज़्यादा हो रहे हैं. अभी जैसे आपने बात की, हम पहले टीवी था, कैप्टिव ऑडियंस थी, लिमिटेड थी, और अब जो है इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं जो कि आपको देख रहे हैं. और फिर हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से उस पर कमेंट्री हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है. तो जहाँ पे पॉजिटिव या प्रोडक्टिव कमेंट्री हो रही है, इवन अगर पॉजिटिव नहीं भी लेकिन प्रोडक्टिव है कि कुछ ऐसे इश्यूज जो हैं हाईलाइट हो रहे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, वहीं पे बहुत ज़्यादा एक जो चीज़ आ जाती है वो है नेगेटिव क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म, जिसमें बॉडी शेमिंग हो गई, एजिज्म कह लें जिसको, कि भाई इतनी उम्र की लड़की जो है उसको स्टूडेंट दिखा दिया, या फला जो है अभी तक कॉलेज बॉय बन रहे हैं, और फला जो है पहले इनके माँ के साथ आते थे अब बेटी के साथ आ रहे हैं. इस तरह की बहुत से चीज़ें हो रही होती. क्या क्या सुनना देखना पड़ा, एंड हाउ डू यू मैनेज विद दैट, वर्क विद दैट? सो इट्स अ वेरी, फर्स्टली अगर आप इन दिस डे एंड एज अगर आप क्रिएटर हो, वेदर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, आपके पास इतना तगड़ा चमड़ा होना चाहिए. एब्सोल्युटली, बिकॉज सब कुछ खुला है, राइट? जिसका मर्जी है जो लिख दे, मतलब वो फिर इन द वर्ल्ड आ जाता है ना, एंड इट्स देयर फॉरएवर वो कमेंट सेक्शन में. आई फील हमारे यहाँ थोड़ा सा, इफ़ आई एड्रेस द एजिज्म एंड बॉडी शेमिंग सिचुएशन, हम एक तो पता नहीं क्यों, जब पहले ऐसे नहीं था, इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि एक टाइप ऑफ हेरोइन या फीमेल एक्ट्रेस को देखने के वो 0 साइज हो और वो इतनी उम्र की हो, और इवन के अगर 24 की हो तो बुढ़ी हो गई. ये बड़ी एक जाहिलाना किस्म की सोच है, पता नहीं कहाँ से आई है. एंड वो मे बी प्रीडोमिनेटली ऑडियंस में ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं उसमें काफ़ी लोगों में आ चुकी है. और ज़रूरी है कि सब लोग सोशल मीडिया पे हों भी, राइट? जो लिखते हैं ऑब्वियसली उनको बहुत फारिग टाइम है और वो इस तरह की बकवास लिखते हैं. दैट आई फील इज़ समथिंग कैन बी एड्रेस्ड जब आप हर तरह के, वेदर इट्स इवन स्किन कलर, आप लें फेयर, ब्राउन स्किन, ब्लैक स्किन, आप इस तरह के लोग ज़्यादा दिखाएं अपने कैरेक्टर्स. एंड आई वुड से इवन डिफरेंट रिलीजन्स के, हमारे यहाँ हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, वो क्यों नहीं, मैं आई ट्राई एज मच एज पॉसिबल, मैंने अपने ड्रामों में रखे हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन एक दोस्त हो जाए, मतलब वो भी तो रहते हैं ना. तो वो एक डाइवर्सिटी दिखाएं ऑफ बॉडी, ऑफ कल्चर, ऑफ रिलीजन, ऑफ एज, तो लोग एक्सेप्ट शायद करने लगे. वो एक यूज्ड टू हो गए हैं देखने से. दूसरा, जब आप क्रिटिसिज्म देखते हो, बहुत दफ़ा मैं खुद कहती हूँ आय हाय फिट्टे मुँह,
दिल थोड़ा डूबता है, but then you bounce back, then you read something which is actually it makes sense, and I said, oh, why didn't I think of it? And फिर आप उससे सीखते हो कि okay, next time मैं ज़रा careful होंगी, या next time मैं try करूँगी कि I'm more aware. So it's a mixed bag, and आपको पता चल जाता है किस intent से लोग लिख रहे हैं. कुछ लोग फसादी होते हैं, बस तीली लगाते हैं, कुछ लोग actually valid criticism होता है. So you can tell the difference. So ये जो criticism होता है, do you think it affects your creative process? क्योंकि creative process तो आप बहुत ही different एक mind zone में जाकर कर रहे होते हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें जो हैं, do they affect you? It does, it can affect you. That's why I said कि चमड़ा बहुत ज़रूरी, meditate करो, अपना नमाज पढ़ो, whatever जो आपको help करता है to calm your head space down, because आपको अगर आप इतना वो ना हो strong willed or belief in yourself, for another person it can be so discouraging. True. अब ओके हाय यार 15 कमेंट आ गए जो ये कह रहे हैं ये क्या बकवास है, ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट क्योंकि मुझे इतने अब साल हो गए हैं तो मैं आई कैन ट्राई एंड बाउंस बैक. लेकिन मेरे भी आते हैं बहुत से मोमेंट्स वेयर आई डू फील डिप्रेस्ड एंड आई सेड यार आई विश ये ना होता, आई विश, बिकॉज हर चीज़ सक्सेस होती भी नहीं है. इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, सारे सक्सेसफुल नहीं हुए. सो इट डज अफेक्ट यू, बट आई फील विद एज मुझे आदत होगी है कि ये हट के अब नेक्स्ट पे करो फोकस. होपफुली नेक्स्ट अच्छा होगा. अगर वो भी नहीं हुआ तो उसके बाद जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है अब करते रहो, बस लगे रहो. मुन्ना भाई इज़ माई फेवरेट. थैंक यू सो मच मेहरीन, आपने अपना वक्त हमें दिया. आई रियली अंडरस्टैंड कि आपकी ज़ाहिर है आप पाकिस्तान आती हैं, आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर आप काम कर रही होती हैं, सो टेकिंग आउट एक ही होता है, एक वक्त में एक ही होता है. हाँ एक ही होता है, बट लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर भी तो इतनी आप वो होता है ना कि हाँ, थैंक यू. कुछ तो थैंक यू सो मच. वेरी गुड डिस्कशन, डिफरेंट, सो आई अप्रिशिएट इट. या थैंक यू सो मच. और बस जाते जाते एक बात बता दें कि वो जो मेहरीन थी छोटी सी जो कुछ करना चाहती थी, वो आज खुश है. No regrets. I think I'm very blessed and humbled and grateful to God. But I feel कुछ चीज़ें मैंने नहीं की, and अगर टाइम मिला और हेल्थ मिली रही सही इंशाल्लाह तो maybe I can do them. True, and we would love to see that as well. अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, एंड रियली अप्रिशिएट द वर्क यू डू, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए आप वही टॉपिक्स और वही इश्यूज़ हाईलाइट करती हैं जिसकी हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है. सो इट्स ऑल्सो अ सर्विस टू द सोसाइटी. सो इससे बेहतर क्या होगा कि इंसान अपना पैशन भी परसू करे, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाए और अपने साथ साथ किसी के लिए भलाई भी कर सके. सो वी रियली अप्रिशिएट एंड फील कि हम बहुत ऑनर्ड हैं कि हमें ऐसे लोगों का टाइम मिला है, एक ऐसा टाइम मिला जिसमें ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एंड उससे ज़्यादा ऑनर्ड हैं कि आप आज हमारे स्टूडियो में भी हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये पॉडकास्ट कैसी लगी. आप मेहरीन से कुछ और पूछना चाहते हैं या फिर हमारी आज की डिस्कशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में या फिर हमें ईमेल करके बता सकते हैं. मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. अस्सलाम वालेकुम.